नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सेफ्टी प्रैक्टिकल ज्ञान में। और मैं आज आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। आज का मेरा टॉपिक जो होने वाला है वो है वर्क एट हाइट सेफ्टी के ऊपर। वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग करने जा रहा हूं मैं, और इसमें मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिक वर्क एट हाइट जो है उसके अंदर क्या बहुत सारे जो खतरे हैं, क्या हैज़र्ड्स है, क्या प्रिकॉशन है, इसके ऊपर आज की ट्रेनिंग होने वाली है, जिससे कि आपका नॉलेज डेफिनेटली बहुत ही बढ़ने वाला है। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इस तरह की जो वीडियो होती है ना ट्रेनिंग की, वो पूरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं, तो उसमें इन्फॉर्मेशन भी उस तरह से ज़्यादा होती है, नॉलेज भी आपका बढ़ता है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो लंबी होने वाली है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो में बने रहें, पेशेंस रखें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्क एट हाइट में जानेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। तो पहला क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वर्क एट हाइट हायरार्की, मतलब कि वर्क एट हाइट किस तरह से करते हैं और उसमें जो खतरे हैं, बहुत तरह का खतरा आता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस तरह का हायरार्की को फॉलो करेंगे। मतलब कि अगर स्काफोल्डिंग लगाना पड़ रहा है या फिर हाइट पे जाके आप डिस्टेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फुल बॉडी हार्नेस लगा रहे हैं, कहाँ पर क्या उपाय करना है, सिचुएशन एज पर सिचुएशन, जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस तरह का स्ट्रक्चर हमारा, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना स्ट्रैटेजी बदलेंगे, काम करने का तरीका बदलेंगे हाइट पे। तो हायरार्की देखेंगे, कंट्रोल करने का तरीका देखेंगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग कंट्रोल का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से जो जगह है हमारा, उसके हिसाब से वहाँ पे जो खतरा, उसको देखते हुए कौन सा प्रोटेक्शन लेना है उसको देखेंगे। हायरार्की ऑफ कंट्रोल उसको कहते हैं। तो वर्क एट हाइट हायरार्की देखेंगे। आइडेंटिफाइंग वर्क एट हाइट हज़ार्ड, खतरा क्या क्या है, क्या क्या खतरा हाइट पे काम करने का, उसके बारे में जानेंगे। बताइए क्या खतरा हाइट पे काम करने का। गिरने का खतरा है, आदमी गिर सकता है, सामान गिर सकता है, ओवरहेड पावर लाइन हो सकता है, वहाँ से आप टच हो सकते हैं, करंट लग सकता है, ठीक है। या फिर एक लेवल पे आप काम कर रहे हैं, आपके दूसरे लेवल पे कोई सामान है वो गिर सकता है, ठीक है। तो ये सारा खतरा क्या है, वर्क एट हाइट में काम करने का खतरा है। स्काफोल्डिंग पे आप काम कर रहे हैं, स्काफोल्डिंग गिर सकता है, स्काफोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। तो ये सब खतरा बना रहता है वर्क एट हाइट में। आप काम कर रहे हैं, आपके नीचे कोई आदमी काम कर रहा है, उसके सर पे कोई सामान गिर सकता है, कोई आपका टूल्स है, टूल्स गिर सकता है आपके हाथ से। इसीलिए ऑलवेज बोला जाता है कि जब भी आप काम करेंगे हाइट पे, तो क्या करेंगे, टूल लैनियार्ड का इस्तेमाल करेंगे। टूल लैनियार्ड क्या, हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है। टूल लैनियार्ड में जब भी आप हाइट पे काम करते हैं, कुछ भी रिंच वगैरह लेके आप जा रहे हैं, तो इस तरह का टूल लैनियार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टूल लैनियार्ड 2.5 kg का वेट सपोर्ट करता है, मतलब हैमर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें बांध लेंगे, इसको आप यहाँ लगा लेंगे बकल में अपने पैंट के। तो क्या होगा कि आप जैसे यूज़ कर रहे हैं, हाथ से अगर छूट गया तो नीचे नहीं गिरेगा, ये नीचे रह जाएगा और किसी के सर पे गिरने का खतरा खत्म हो जाएगा। प्लस क्या है, नीचे गिरने का सिर्फ नुकसान ये नहीं है कि किसी के सर पे गिरेगा, और क्या क्या नुकसान है मैं आपको बताता हूँ। नीचे कोई सामान गिर गया तो सामान टूट सकता है, आपको फिर नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ से लेके आएंगे, टाइम बर्बाद होगा, मेहनत लगेगा, काम में उतना टाइम आपका क्या है, रुक जाएगा आपका काम जितनी देर आप नीचे गए हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ गए आप कि खतरा क्या क्या था। अब अगला क्या कह रहा है, सेलेक्ट एंड इंस्पेक्ट एप्रोप्रिएट टूल्स एंड इक्विपमेंट फॉर स्पेसिफिक वर्क एट हाइट टास्क, मतलब कि सिलेक्शन करना प्रॉपर टूल्स का, इक्विपमेंट का जो आपको चाहिए, ठीक है, वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए। देखिए फुल बॉडी हार्नेस तो आपको लगाना है वर्क एट हाइट पे जाएंगे तो, लेकिन उसके साथ जो अटैचमेंट होता है लैनियार्ड, वो लैनियार्ड आप हर जगह नहीं लगा सकते। हो सकता है कहीं आपको सेफ्टी ब्लॉक लगाना पड़े, ये वाला सेफ्टी ब्लॉक देखिए यहाँ पर है, हो सकता है आप ये सेफ्टी ब्लॉक, रिट्रैक्टेबल व्हील भी कहते हैं इसको, तो इसको लगा लें। इस तरह से लगा के पीछे हार्नेस की डीलिंग में आप काम कर सकते हैं। 6 मीटर लेंथ होता है इसका, रिट्रैक्टेबल ब्लॉक बोलते हैं या सेफ्टी ब्लॉक भी बोलते हैं, रिट्रैक्टेबल व्हील भी बोलते हैं, 2-3 नाम है इसका। इसको लोग देसी भाषा में योयो भी कहते हैं, योयो भी कहते हैं। योयो एक तरह का जो है टॉयज हुआ करता था, बचपन में लोग खेलते थे, ऐसे फेंकने पे वापस आता था वो। ये इसका भी सिस्टम उसी तरह का, छोड़ेंगे तो ये वापस ऐसे आता है। और ये इसका एक मैकेनिज्म क्या है मैं आपको बताऊं, ये सीट बेल्ट, कार की सीट बेल्ट देखा आपने, सेम मैकेनिज्म पे काम करता है। अगर आप इसको स्लो खींचेंगे तो आराम से ही 6 मीटर तक खुलेगा, लेकिन जहाँ आप इसमें इस तरह से झटका मारेंगे क्या होगा, लॉक हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म पे काम करता है, इसको लगा के आप काम कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट कम है, 5.6 मीटर से कम है, तो ये लगा के काम करेंगे फुल बॉडी हार्नेस के साथ। देखिए फुल बॉडी हार्नेस आपको हमेशा पहनना है, ठीक है। उसके साथ जो बैक में आप लगा रहे हैं एंकरेज, ठीक है, एंकरेज जैसे एंकरेज पॉइंट में उसको आप करने वाले हैं प्रोटेक्शन के लिए,
फुल बॉडी हार्नेस पहनने से तो आपको फ़ायदा होगा नहीं, नीचे गिर जाएंगे ना। तो उसमें बैक साइड में कुछ ना कुछ अटैचमेंट लगाना पड़ेगा। अटैचमेंट लगा के उसको एंकरेज पॉइंट, डेडिकेटेड एंकरेज पॉइंट, वहाँ पे जाके इसको आपको लगाना पड़ेगा, फंसाना होगा। ठीक है, इस तरह का सिस्टम होता है। तो उसको आपको एंकरेज पॉइंट में फंसाना है। तो ये खुलता है, इसमें डबल लॉकिंग सिस्टम है, इस तरह से ये खुल जाता है। देख रहे हैं, छोड़ने पे क्या है अपने आप लॉक हो जाता है। इसको कहाँ लगाएंगे? एंकरेज पॉइंट पे। तो ये बैक हिस्से में लगता है हार्नेस जो है, फुल बॉडी हार्नेस। उसके पीछे जो डीरिंग होता है, डीरिंग में ये लगा सकते हैं। और क्या लगा सकते हैं? छोटी रस्सी लगाते हैं जिसको रिस्ट्रेन सिस्टम कहते हैं, रिस्ट्रेन सिस्टम। और क्या लगा सकते हैं आप? लैनियार्ड लगा सकते हैं। शॉक एब्जॉर्बर वाला देखा है ना आपने, जो साइड पे होता है, 2 हुक होता है जिसमें, वो भी लगा सकते हैं इसकी जगह। तो एक ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास है ये वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन देखा आपने, क्या था? वो था हमारे पास रिट्रैक्टेबल तो वाल्व भी कहते हैं और आपको सेफ्टी ब्लॉक भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है हार्नेस में लगाने का? ये लैनियार्ड है, ये काफ़ी लंबा है, देख रहे हैं आप। शॉक एब्जॉर्बर भी है इसमें, डिसेलरेशन डिवाइस इसका नाम है, इसको कहते हैं। और वो हो गया सेफ्टी ब्लॉक। तीसरा क्या है? एक फिक्स रस्सी जो छोटी है। ये खोला जाता है कि अपने आप खुल जाता है? ये अपने आप खुलता है। ये 2 ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है कि एक छोटी रस्सी जिसमें ये नहीं है, ये चीज़ नहीं है, रस्सी है, रस्सी छोटी है, इतनी बड़ी है, बस ये हाइट है रस्सी की, ये लेंथ है। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं, हमारा हाइट का जो प्रोटेक्शन शुरू होता है 1.8 मीटर से शुरू होता है, मालूम है ना आपको? 1.8 मीटर और एवब उसके ऊपर जा रहे हैं, 1.8 मीटर और उसके ऊपर जा रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा? ये प्रोटेक्शन आपका फुल बॉडी हार्नेस पहनना है और साथ में प्रोटेक्शन लगाना है। लेकिन 1.8 मीटर में जब आप काम करते हैं तो ये आप नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसका लेंथ देखिए आप, काफ़ी लंबा है। ये 2 मीटर का है, ठीक है जी, 2 मीटर का है पक्का, ठीक है। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये अलग से लगा हुआ है। ये क्या है? कैराबिनर। ये कैराबिनर ओल्ड डिज़ाइन का है। ये लॉक हो गया आपका। अगर आप खोलना चाहेंगे इसको ऐसे करेंगे, खुल जाएगा, ठीक है। इसको जब लॉक करेंगे, पूरा लॉक नहीं करना है, बस ऐसे हल्का सा लगाया, हो गया। टाइट नहीं करना है। टाइट करेंगे जब लोड पड़ेगा तो ये खुलेगा नहीं फिर रेस्क्यू के टाइम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आया, बस ऐसे क्या हो गया, पूरा टाइट नहीं करते। हाँ, तो ये जी हमारा लेंथ देखिए 2 मीटर का, 2 मीटर का लेंथ है इसका, ठीक है। और ये जो शॉक एब्जॉर्बर है, डिसेलरेशन डिवाइस, इसका है 1.1 मीटर। तो लैनियार्ड का लेंथ क्या होता है? अलग अलग होता है, कोई 2 मीटर, कोई 1.8 मीटर, कोई 1.2 मीटर। तो ये जो है 1.8 मीटर के लैनियार्ड का लेंथ यहाँ बताया गया। लेकिन हमारे पास कौन सा लैनियार्ड है? 2 मीटर का। लेकिन ये डिसेलरेशन डिवाइस क्या सेम है, 1 मीटर 1.1 मीटर खुलता है। तो 2 मीटर और 1.1 मीटर 3.1 मीटर हो गया, आप यहाँ समझिए। और 2 मीटर आदमी का हाइट मान लेंगे तो 5.1 मीटर हो गया। और 1 मीटर मान लेंगे नीचे का लेंथ, सेफ्टी, जो आपका पैर टकराए नहीं, तो सेफ्टी फैक्टर, तो 1 मीटर वो मानेंगे, तो 6.1 मीटर। तो समझ जाइए कि 6 मीटर अगर आपकी हाइट है जहां आप काम करने जा रहे हैं तो आप ये लैनियार्ड इस्तेमाल करेंगे। वरना 6 मीटर से कम हाइट है अगर तो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, शॉक एब्जॉर्बर वाला लैनियार्ड। इसके जगह पे क्या करेंगे? छोटी रस्सी, रिस्ट्रेन सिस्टम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर सेफ्टी रिट्रैक्टेबल जो ब्लॉक बताया पहले आपको, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? समझ गए? ये पहले जानते थे आप? पहले नहीं जानते थे, आज पता चला। पहले आप जानते थे कि 1.8 मीटर में जाएंगे तो इसको भी लगा लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा। हार्नेस को कैसे पहनेंगे? सबसे पहले हार्नेस पहनने से पहले नहीं, सबसे पहले पॉकेट का सामान निकालेंगे। पॉकेट का जो भी सामान है इसको कोशिश करेंगे आप निकाल दें, ठीक है। क्योंकि ये क्या होगा, जब आप गिरेंगे ना तो ये आपके पॉकेट में रहेगा, तो ये आपको क्या है, डैमेज कर सकता है, इंजर्ड करेगा आपकी बॉडी को, ठीक है। तो पॉकेट पूरा खाली कर लेंगे, सारा ऊपर नीचे खाली करने के बाद आई कार्ड भी निकाल देंगे, तो भी टूट सकता है। पूरा खाली हो गया पॉकेट, अब आराम से हार्नेस पहनेंगे। हार्नेस कैसे पहनते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट, हार्नेस पहनने से पहले इसको यहाँ से पकड़ते हैं, इस तरह से करते हैं, झाड़ते हैं, तो क्या है, सुलझ जाता है, उलझा नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले हमने सामान पॉकेट का निकाल के रख दिया, बॉडी हल्की कर ली, ठीक है। अब हार्नेस लिया हमने, इसको डीरिंग से पकड़ा, झाड़ लिया, सुलझा लिया। अब इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, आईडी प्लेट। ये हमेशा टूटा नहीं होना चाहिए, इसको चेक करना है। आईडी प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
यही लोड डिस्ट्रीब्यूशन करता है जब आप फॉल करते हैं तो बॉडी पे सारा जो लोड है ना बैलेंस यही बनाता है। पूरे बॉडी में जो भी आपको शॉक लगने वाला गिरने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही आईडी प्लेट करेगी, ठीक है। तो आईडी प्लेट कभी टूटी नहीं होनी चाहिए, चेक करेंगे। डी रिंग को चेक करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आईडी प्लेट चेक कर लिया आपने, उसके बाद सबसे पहले आप वेविंग पार्ट चेक करेंगे। वेविंग पार्ट मतलब कि जो नायलॉन का कपड़ा है, जो भी कहें वेविंग पार्ट, इसको चेक करेंगे। कहीं कटा फटा नहीं होना चाहिए, कोई पेंट, कोई दाग, कोई जले का निशान, ये सब नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से चेक कर लेंगे, ठीक है। चेक करने के बाद दूसरा पार्ट होता है हमारा स्टिचिंग पार्ट, यानी कि सिलाई। सिलाई को आप देखेंगे पूरी तरह से, कहीं का सिलाई ढीला तो नहीं है, कोई सिलाई खुला नहीं है, पूरी तरह चेक करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट हमारा होता है, उसको कहते हैं मेटल पार्ट। तो मेटल का सारा डीरिंग वगैरह, ये जो भी हमारा बकल वगैरह, ये देखेंगे, ये साइड का डीरिंग देखेंगे, सारा कुछ चेक करेंगे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में चेक कर लिया हमने, सब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 2 पार्ट और होता है, इस हार्नेस में नहीं है, दूसरे हार्नेस में आपको मिल सकता है, इससे बढ़िया वाले हार्नेस में। उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, कब बनाइए। तो 5 साल इसकी सेल्फ लाइफ होती है, 5 ईयर्स, 5 साल सेल्फ लाइफ। पहला कंडीशन। रूल नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या है, इसको पहन के जब आप हाइट पे गए और आप गिर गए तो इसको दोबारा कभी पहनना नहीं है, चाहे ये देखने में बिल्कुल नया क्यों ना लगे, उसको दोबारा नहीं पहनेंगे, ठीक है। समझ गया, क्लियर हो गया। इंडिकेटर भी होता है, यहाँ पर इंडिकेटर नहीं दिया हुआ है, ए इंडिकेटर कहते हैं उसको, फॉल इंडिकेटर भी कह सकते हैं। उससे क्या होता है फ़ायदा, वीडियो में आपको दिखा दूंगा मैं, कि जैसे कोई आदमी इसको पहन के हाइट पे गया और वो फॉल कर गया, तो इंडिकेटर क्या होता है, खुल जाता है। तो आपको देखते तो पता चल जाएगा, अच्छा इसको यूज़ करके कोई फॉल किया है इसमें, दोबारा इसको नहीं पहनना है। वो इंडिकेटर इस तरह का रहेगा, ठीक है, इस तरह का करके, और यहाँ सिलाई कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ए लिखा रहेगा नीचे में, कोई आदमी झटके से गिरेगा तो क्या होगा, ये खुल जाएगा। तो आपको पता चल गया कि यूज़ हुआ है, दोबारा इसको आप नहीं पहनेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको पहन के बताता हूँ। झाड़ लिया हमने, इस तरह से लिया, ये हार्नेस कैसे पहन लिया, ठीक है। दूसरा वाला पीछे का लिया रस्सी, पहन लिया ठीक तरीके से, ठीक है। पीछे से रस्सी वगैरह सही कर लेंगे, यहाँ तक कर लिया हमने, समझ में आ रहा है बिल्कुल क्लियर। हमारा हाथ हमेशा डीरिंग पे पहुँचना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। सब दूसरा स्टेप, हमारा दूसरा स्टेप है चेस्ट का स्ट्रैप। ये जो है, इसको हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे। लॉक करने के पहले इसको एडजस्ट करेंगे, अपने हाइट साइज का बनाएंगे। उसके बाद इस तरह से हमने पहन लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, कोई लोग यहाँ रखते हैं, इसको ऐसे नहीं पहनना, ये हमेशा यहाँ रहेगा, ये ऐसे बाहर रहेगा, ठीक है। इसमें और आप एडजस्ट कर लेंगे हर चीज़ को, ज़्यादा ढीला ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। एक इसमें हाथ आपका जा सके इतना होना चाहिए अपने हिसाब से, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे टाइट, ठीक है, इससे ढीला भी नहीं रहेगा, समझ गए। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब दूसरा नंबर आता है जी हमारा ये वेस्ट का स्टेप। इसको भी उसी तरह से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करके इसको भी अंदर आप डाल देंगे, ठीक है। बकल आप कर देंगे, हो गया बकल, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। इसको यहाँ पे प्लास्टिक को यहाँ कर लेना है, ये खुला रहेगा। अब इसमें कितना स्पेस होना चाहिए, 2 उंगली जाने पर, 2 उंगली जा रहा है, बस समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरी बात करते हैं, ये हमारा लेग स्टेप्स है, ठीक है जी। इसको हमने ऐसे पहन लिया। अब यहाँ बकल अप कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये पूरा आपको सही से करना है, ठीक है। अब देखिए, इसको एडजस्ट करने के लिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितना आपका जगह लगता है। ये पूरा कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। ऐसे ही करना है आपको जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया। अब इसमें 4 उंगली जाने जगह रहना चाहिए, 4 उंगली इसके अंदर जा सके इतनी जगह होनी चाहिए। जा रहा है 4 उंगली इजली, बहुत ही परफेक्ट है। इसको यहाँ कर देंगे, ठीक है, काले वाले निकला रहेगा। अब दूसरा,
देखिए, कभी भी जो रस्सी है, ये जो पार्ट है, अंदर की तरफ नहीं रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, ऐसे लटकता रहेगा, ठीक है। ऐसे करके इसको देख लेना है पहनने से पहले। कई बार पहनने के बाद पता चलता है कि ये अंदर दब गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। देखिए, ये हमने पहन लिया, इसको थोड़ा टाइट भी कर लेता हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू अपने साइज के अनुसार। तो ये हमने पहन लिया, दोनों मेरा हाथ जा रहा है 4, ये थोड़ा ढीला है, इसको और टाइट भी करना चाहें तो और टाइट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे करके हो रहा है। देखिए, बहुत बढ़िया पहना हमने, ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, 1 2 3 4, ये पूरा बाहर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसे बैठ के देखेंगे थोड़ा सा, ये वाह कंफर्टेबल है कि नहीं है, देख लेंगे। पूरा कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, ये कभी भी पहनते वक्त में नहीं लगाएंगे, ये बाद में लगेगा। कैसे लगेगा, इधर कर लिया, ठीक है जी। एक हमने उसको यहाँ लगाया, समझ गए। अब हम इसको अटैच करेंगे पीछे की तरफ, ठीक है। हमने खोल लिया, इसको खुल गया हमारा कैराबिनर, ठीक है जी। अब आपकी हाथ पीछे जाना चाहिए, ठीक। इसको हमने यहाँ पे लगा लिया, ये कहाँ आपको कुछ से करना है, लॉक कर दिया, ठीक है, देख लिया लॉक हो गया, ठीक है। ये आपने हार्नेस पहन लिया और आपका हाथ यहाँ पीछे इजीली हमेशा जाना चाहिए, कभी भी खोलना हो पीछे से, आगे से, दोनों साइड से आपका हाथ यहाँ तक पहुँचना चाहिए। जो है शोल्डर के बीच में होगा, पीछे से पकड़ा जाए इस तरह से और नीचे से भी हाथ यहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है पूरी तरह से। तो ये सब आपने पहन लिया, तैयार है ऊपर जाने के लिए। अब जाके आराम से आप कर सकते हैं जो भी काम करना है। अब मैं आपको बताता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की। देखिए, ये जो हार्नेस लोग लगाते हैं, कई बार क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं इस तरह से। ये सख्त मना है, ऐसे नहीं लगाना है, किसी में लपेट के ऐसे करके नहीं लगाना है, ठीक है। कभी भी एक हुक नहीं लगाना, हमेशा 2 हुक लगाएंगे, ठीक है। और जब 2 हुक लगाएंगे आप, तो कहीं ट्रांसफर करने अपने आप को, यहाँ से वहाँ जाना है आपको, एक हुक पहले निकालेंगे, वहाँ लगाएंगे, फिर दूसरा निकालेंगे, वहाँ लगाएंगे। हर समय ऑल द टाइम 100% टाई अप होना चाहिए, टाई होना चाहिए। ये हुक एंकरेज पॉइंट में कभी भी दोनों हुक एक साथ नहीं निकालना, 1 सेकंड के लिए भी मना है निकालना, ठीक है जी। अब बात करता हूँ कि कुछ लोग क्या है, हुक ऐसे लगाते हैं, ये एंकरेज पॉइंट है, ऐसे लगाते हैं इस तरह से, देख रहे हैं आप, यहाँ से लोड लेने के लिए लगा दिया। अब ये जो पार्ट है ओपनिंग यहाँ पर, ये लोड लेने के लिए नहीं बना है, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे अगर लोड का झटका पड़ेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, खुल जाएगा और आप नीचे आ जाएंगे। लोड लेने के लिए कौन सा पार्ट बना है, ये वाला पार्ट। हमेशा जब लगाएंगे हुक को तो ये पार्ट एंकरेज पॉइंट में ऐसे सीधा होना चाहिए सर के ऊपर, ताकि ये लोड ले सकता है, ठीक है जी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ये गलती नहीं करेंगे कि कैसे भी लगा दिया, एक लगा दिया या फिर ऐसे लगा दिया, कुछ लोग ऐसे लगा देते हैं, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ तक तो सब क्लियर है ना, पूरा समझ में आ गया, हार्नेस कैसे पहनना है, सही तरीके से चेक कैसे करना है, कोई दिक्कत? इतना समझ गए, बहुत समझ गया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है, डिस्क्राइब इमरजेंसी प्रोसीजर। अब जब आप काम कर रहे हैं तो इमरजेंसी भी होगा ना, एक्सीडेंट हो सकता है, आदमी गिर सकता है, हार्नेस लगा रखा है आपने, ऊपर से आप गिर गए, पैर स्लिप कर गया, हार्नेस की वजह से आप लटक गए, ठीक है, हवा में झूल रहे हैं, पेंडुलम हो गए, फिर आपको बचाना भी पड़ेगा ना। हार्नेस पहन के अगर आप लटक जाएंगे तो आप कितनी देर तक लटक सकते हैं बताइए। हार्नेस पहनते हैं तो प्रेशर कहाँ आता है, यहाँ प्रेशर आता है, ठीक है, यहाँ भी आता है, सब जगह पर बॉडी में प्रेशर आता है। अगर आप उस तरह से लटके रहेंगे, हैंग हो जाएंगे, तो आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है, आपको बॉडी में बताऊँ मैं 4 प्रेशर पॉइंट होता है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और 2 यहाँ पर है। ये प्रेशर पॉइंट को अगर दाब दिया जाए तो ब्लड पास नहीं करता है, तो हार्नेस पहन के लटकने से क्या होगा, यहाँ प्रेशर आ जाएगा, ब्लड आपका बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, ऊपर नीचे जो हो रहा है, हार्ट से जा रहा है, हार्ट से वापस आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम होगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है,
आपको लकवा मार सकता है, ठीक है, आप मर भी सकते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, आपके सर के ऊपर नहीं जाएगा, दिमाग में, माइंड के अंदर ब्लड नहीं जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जाना बहुत ज़रूरी है, पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना ज़रूरी है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है। हमारे माइंड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड जाना चाहिए, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ये है प्रोसीजर। तो अगर हम यहाँ प्रेशर पॉइंट के ऊपर प्रेशर डाल देंगे हार्नेस की वजह से, जब हम लटक रहे हैं हार्नेस पहन के, जब हम गिर गए और यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या होगा? हमारा सर्कुलेशन रुक जाएगा और माइंड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा? 4 से 6 मिनट के अंदर हमारा दिमाग मर जाएगा। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे माइंड को ना मिले 5 से 6 मिनट के अंदर, तो दिमाग मर जाता है। और एक बार दिमाग मर गया तो आप कोमा में चले जाएंगे, समझ लीजिए आप मर गए। थोड़ा और लेट हुआ 7-8 मिनट तो आप मर गए पूरी तरह से। अगर आपका ब्रेन डेड हो गया तो आप डेड हो गए। तो इसीलिए कोई भी आदमी जब हार्नेस पहन करके काम कर रहा है, अगर वो गिर जाता है तो उसको रेस्क्यू करना है। उसको रेस्क्यू कितनी देर में करना है आपको? 15 मिनट्स के अंदर, मैक्सिमम 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर उस आदमी को रेस्क्यू करेंगे। रेस्क्यू करने का अलग अलग प्रोसीजर है। रेस्क्यू की टीम होती है कहीं कंपनी में, कहीं रेस्क्यू सेल्फ रेस्क्यू करना पड़ता है, कहीं पे हमारे पास रेस्क्यू किट है, उसके थ्रू हम करते हैं। आई बीम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं रेस्क्यू किट। 4:1 का हमारा पुलिस सिस्टम है। हमारे पास स्टिक है जिसके थ्रू हम वो जो लॉक होता है वो डीलिंग के अंदर जाके इंस्टॉल करते हैं, फिर आदमी को रेस्क्यू करते हैं। मैं आपको ट्रेनिंग के बाद बताऊंगा कैसे करते हैं रेस्क्यू। तो ये सारा प्रोसीजर है, समझिए। 15 मिनट के अंदर आदमी को रेस्क्यू करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15 मिनट्स, विदिन 15 मिनट्स आपको करना पड़ेगा रेस्क्यू। अब रेस्क्यू करने के बाद भी डायरेक्ट आदमी को आपको क्या है, बिल्कुल ज़मीन पे नहीं लेटाना है। उसके लिए एक पोजीशन आती है, डब्ल्यू पोजीशन। मैं आपको कोशिश करूंगा कि दिखाऊं डब्ल्यू पोजीशन में कैसे जो है इंसान को रखा जाता है। जब किसी को रेस्क्यू किया ना, तो आदमी जब लटक रहा था, बॉडी का ब्लड क्या हुआ? सारा पैर में चला गया लटकने की वजह से, ठीक है। उसको शॉक भी हो सकता है, दिमाग में ब्लड नहीं जाने की वजह से। शॉक समझते हैं? आघात। शॉक यानी कि अभी आपको फ़ोन आ जाए, कोई ऐसा फ़ोन पे बोले फला आदमी का डेथ हो गया, तो आपको शॉक लगेगा, अरे कैसे हो गया? तो वो भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उसका हो नहीं रहा है, सारा ब्लड कहाँ है? पैर में है। तो अगर उस आदमी को आप रेस्क्यू के बाद उतार के डायरेक्ट अगर उसको खड़ा कर दीजिएगा या उसको ऐसे लिटा दीजिएगा सीधा, तो क्या होगा? पूरा ब्लड बैक होगा, जो पैर में था पूरा एक बैग से बहुत सारा ब्लड वापस जाएगा ऊपर की तरफ। तो उतना जब ब्लड एक साथ ऊपर जाएगा तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है ना। अगर ब्लड का सर्कुलेशन एक बैग बहुत ज़्यादा करके वापस आ रहा है, हमारी नसें जो हैं, वेंस डिज़ाइन किसके लिए की गई है? स्मॉल स्मॉल है। उसमें प्रेशर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा? 1 इंची का पाइप है प्लास्टिक का, प्रेशर है उसमें, मान लेते हैं पानी का आ रहा है, ठीक है, 1 बार का प्रेशर आ रहा है, 1 बार का प्रेशर, ठीक है, यानी कि 14 PSI आ रहा है, ठीक है। अगर उसको हम 10 बार का या 14 बार का प्रेशर कर देंगे, 203 PSI पे डाल देंगे, फिर क्या होगा? पाइप फट जाएगा। तो इसी तरह से अगर जो ब्लड जो है बैक बाउंस कर रहा है पीछे से, नीचे से हम लिटा दिया, आदमी को खड़ा कर लिया रेस्क्यू करने के बाद, या डायरेक्ट खड़ा कर दिया, बैठा दिया, लिटा दिया, तो क्या होगा? सारा ब्लड जो पैर में था वो वापस आएगा, क्योंकि अब आपको ज़मीन का टच मिल गया, स्पर्श मिल गया। पहले तो आप लटक रहे थे हवा में, तो आपको नीचे से स्पर्श नहीं मिल रहा था, तो क्या हो रहा था? सारा ब्लड नीचे जा रहा था, सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या था? प्रेशर पॉइंट दब गया था। अब सब फ्री हो गया। तो अब अचानक से जब होगा तो पूरा ब्लड कहाँ होगा? वापस ऊपर आएगा, तो जो कि बहुत नुकसान करता है, जिससे क्या होगा? आदमी की नस फट सकती है, आदमी मर सकता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी किसी को रेस्क्यू करके डायरेक्ट खड़ा नहीं करते हैं, ना ही उसको डायरेक्ट लिटाते हैं। उसका एक पोजीशन होता है, उसमें उसको 15 मिनट तक रखते हैं। फिर बॉडी का सर्कुलेशन क्या है कि अगर ऐसे कर लेगा तो डायरेक्ट ब्लड जो है ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, फिर वो बेंड हो जाएगा, घूमते घूमते उड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा? आदमी ठीक रहेगा। तो ये तरीका होता है रेस्क्यू करने का, आपको आगे सब ट्रेनिंग में बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ गया सब? बहुत बढ़िया। देखिए, लाइफ क्रिटिकल एक्टिविटी, इस वर्क एट हाइट को कंपनी क्या कंसिडर करती है? सारी कंपनी कंसिडर करती है, ये भी कंपनी करती है कंसिडर। ये लाइफ क्रिटिकल एक्टिविटी में आता है, यानी कि इसमें ज़्यादा खतरा है, हाई रिस्क एक्टिविटी है। ये क्या है? हाई रिस्क एक्टिविटी, ठीक है, जान जाने का खतरा। वर्क एट हाइट आप कभी नहीं करेंगे बिना ट्रेनिंग के, बिना परमिट के, ठीक है, बिना ऑथराइजेशन और बिना अंडर गाइडेंस ऑफ फोरमैन या जो भी है आपका सुपरवाइजर, उसके अंडर गाइडेंस में काम होना चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए, काम करने की आपको ऑर्डर होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, आपके पास परमिट होना चाहिए। 3 चीज़ें होंगी, फिर आप जाएंगे हाइट पे काम करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? देखिए, वर्क एट हाइट की हायरार्की समझते हैं हम, क्या क्या प्रोटेक्शन हम लेते हैं। ये है वर्क एट हाइट का हायरार्की।
हायरार्की ऑफ कंट्रोल। तो इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो हम समझेंगे कि पहले क्या अप्लाई करना है, उसके बाद क्या अप्लाई करना है। सबसे पहले देखिए हैज़र्ड एलिमिनेशन, यानी कि खतरे को ख़त्म कर देना। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल देता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखिए बिल्डिंग की क्लीनिंग चल रही है। अगर ये आदमी चाहता तो यहाँ लैडर लगाता, सीढ़ी लगाता, ऊपर चढ़ता, फिर क्लीन करता, ठीक है, या फिर ये आदमी स्काफोल्डिंग लगाता, वहाँ से क्लीन करता। लेकिन सब में इसको क्या करना पड़ता, हाइट पे जाना पड़ता ऊपर। अब यहाँ क्या कर रहा है, ये नीचे लंबी पाइप लेके आ गया, ये नीचे से ही छत को क्लीन कर रहा है, तो ऊपर जाना इसको नहीं पड़ रहा है, ऊपर जाने का खतरा खत्म हो गया, ऊपर जा ही नहीं रहा है, नीचे से ही कर रहा है, तो अब गिरने का खतरा ही नहीं है। तो इस मेथड को क्या कहेंगे, एलिमिनेशन। अगर आपने इस तरह का टेक्निक अपनाया तो खतरा खत्म कर दिया, तो एलिमिनेशन हो गया। लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अब आपके रूम में इस तरह का पाइप है, इस तरह का बोर्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, लाइट है। इलेक्ट्रिसिटी खतरा है कि नहीं, बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन कंट्रोल्ड है, कंट्रोल किया हुआ सारा पैनल है, एमसीबी है, एमसीसीबी है, सारा कुछ इंस्टॉल है, फ्यूज है, तो क्या है, कंट्रोल अंदर अंदर जा रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। अगर आप कहें कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा खतरा है, मुझे इससे डर लगता है, इसको मैं पूरी तरह हटा दूंगा, एलिमिनेशन, मतलब अब सारा ये जो पाइप है, ये जो सॉकेट है, सब निकाल देंगे लाइट वाइट रूम से, बोलेंगे अब इलेक्ट्रिसिटी का खतरा खत्म हो गया, मुझे करंट नहीं लगेगा। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं पॉसिबल। आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, रात को कुछ देखना है, चलना है, अंधेरे में कैसे चलेंगे, पढ़ना है आपको, मोबाइल चार्ज करना है, सबकी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कंप्यूटर चलाना है, कुछ भी करना है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फ्रिज चलाना है। हाँ, ऐसा तब हो सकता है या फिर आप तैयार हो जाएं कि अच्छा ठीक है भाई चलो मैं खतरा खत्म करने के लिए ज़रा कुर्बानी देने को तैयार हूँ, मैं चला जाऊँगा गाँव में, वहाँ पे लाइट वाइट नहीं रहेगा, ना फ्रिज चलेगा, ना मोबाइल चलेगा, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहेगा। ऐसा कोई करना चाहेगा आज की डेट में? नहीं चाहेगा। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ रहना पड़ता है, लेकिन क्या है, कंट्रोल खतरा है। तो कुछ खतरे को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, कुछ को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर समझ गए। इसने क्या किया है, इसने हाइट पे जाने का खतरा खत्म हो गया है, ऊपर गया ही नहीं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, मेंटेनेंस यार्ड बनाया आपने, देखा इधर हमारी कंपनी मेंटेनेंस यार्ड है। कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर कंक्रीट वाला नहीं होता है, आई बीम इंस्टॉलेशन करते हैं, फिर ऊपर से क्या डालते हैं, शीट डालते हैं, मेटल डालते हैं, ठीक है। तो आई बीम इंस्टॉलेशन करने का 2 तरीका हो सकता है, या तो आप आई बीम ऊपर लेके जाएं, उसके बाद मैन लिफ्ट में जाएं, वहाँ जाके बिल्डिंग करें एक एक जॉइंट पे, ठीक है, इस तरह का करें, या फिर इसका फोल्डिंग लगाएं आप, वहाँ चढ़ के ऊपर में बिल्डिंग करेंगे, आई बीम को जितना भी जॉइंट होगा सबको क्या करेंगे, बिल्डिंग कर डालेंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि सारे आई बीम को नीचे ही बिल्डिंग कर लिया, जमीन के ऊपर आराम आराम से, पूरा डिज़ाइन तो है ही हमारे पास, डिज़ाइन से पूरा वेल्डिंग कर लिया। वेल्डिंग करने के बाद काम फिनिश किया, क्रेन लेकर के आए, फिर हमने हॉइस्ट किया क्रेन से और एक बार ऊपर ले जाकर इंस्टॉल कर दिया, और मैन लिफ्ट से एक आदमी गया जिससे नट बोल्ट कसने वाला आदमी, बस। तो अभी क्या हुआ, सारा खतरा ऊपर जाके वेल्डिंग करने का, हाइट पे काम करने का खत्म, सब नीचे कर लिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत अब नहीं आएगी, आदमी गिरने का चांस ही नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा एक पोल होता है लाइट का, सऊदी अरब में ऐसा लाइट का पोल बनाया उन्होंने, उसमें एक रस्सी लगी रहती है। अब ऊपर पोल काफ़ी लंबा है, लगभग 25 मीटर 20 मीटर लंबा है, ठीक है, या 30 मीटर लंबा है। तो उसको क्या करता है कि चेन या रस्सी के थ्रू जब बल्ब चेंज करना है तो ऊपर कोई नहीं जाता है, ना स्काफ फोल्डिंग चाहिए, ना कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, नीचे से खोलता है। पोल इस तरह से है ना, यहाँ से उसमें जॉइंट है, पोल ऐसे नीचे आ जाता है, यहाँ बल्ब चेंज कर दिया, फिर पोल पे ऐसे खड़ा कर दिया, तो इससे क्या हुआ, ऊपर गया ही नहीं, काम करने का खतरा हाइट पे खत्म हो गया, गिरने का कोई चांस नहीं है। तो ये सबसे बढ़िया मेथड होता है, जहाँ पे अप्लाई होता है हमें करना चाहिए, एलिमिनेशन कहते हैं इसको। अगर कहीं पे होता है तो करना चाहिए, जहाँ नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन लेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, पैसिव फॉल प्रोटेक्शन, ये दूसरा ऑप्शन है, यानी कि इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। अब ऊपर नीचे से जो हम काम कर रहे थे पॉसिबल नहीं, हमें ऊपर जाना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ये बिल्डिंग का एग्जांपल लिया है यहाँ पे मैंने, तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग के अंदर एग्जिस्टिंग जो बालकनी है, जो पैरापेट वॉल है, पैरापेट वॉल समझते हैं, बाउंड्री जो छत के ऊपर होता है ना बाउंड्री, उसको पैरापेट वॉल कहते हैं, तो वो है, या कोई बालकनी है, तो वहाँ से हम कोशिश करेंगे जाके काम करने की। अगर मान लेते हैं हमको छत क्लीन करना था, नीचे से हमारा पाइप नहीं जा पा रहा है, ठीक है, छोटा पाइप है, कोई और वजह हो सकती है, फिर हम क्या करेंगे, इस बिल्डिंग में घूम के देखेंगे कहीं बालकनी है, वहाँ से अगर कोई ऑप्शन है तो वहाँ से कोशिश करेंगे करने की। इसको कहेंगे पैसिव फॉल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। बालकनी हो गया, इसके अंदर इसका फोल्डिंग भी आता है, सारा कुछ इसी के अंदर आएगा। तो अगर ये पॉसिबल है तो ये करेंगे, ये भी नहीं है तो फिर क्या है, तीसरा ऑप्शन है फॉल रिस्ट्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल। इसको इंजीनियरिंग कंट्रोल भी कह सकते हैं आप,
तो इसमें हमने क्या किया है, लाइफ लाइन लगाया है, छोटी रस्सी लगाई है, छोटी रस्सी लगा के अपने फुल बॉडी हार्नेस पहना है, उसके पीछे डी रिंग में अटैच कर दिया है और वो छत पे चला गया, क्लीनिंग कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जाम्पल। देखिए आपने गाय पाला है घर में, भैंस भी पाली होगी, उसको रस्सी में हम बांधते हैं, खूंटे में डाल देते हैं और रस्सी क्या होता है, फिक्स होता है, मान लेते हैं 2 मीटर का। अब 2 मीटर की रस्सी, खूंटा यहाँ लग गया, रस्सी लग गई, गाय हमारी यहाँ। अब गाय जो गोल गोल घूम सकती है, कितने डायमीटर में घूमेगी, 2 मीटर के डायमीटर में गाय घूम सकती है। कुत्ता बांध दिया तो कुत्ता भी 2 मीटर के डायमीटर में घूमेगा, उसके बाहर 2.1 इंच पे भी नहीं जा सकता है। 1 इंच मान ले ताकत लगा के चला गया, लचीलापन, लेकिन 2.5 मीटर पे तो जा नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रस्सी छोटी है ना, कहाँ से जाएगा। हाँ ये बात अलग है, कोई अगर रस्सी खोल दे, काट दे तो जा सकता है। तो उसी तरह से इस टेक्निक का इस्तेमाल हम हाइट पे जब काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा सरफेस है ये, इसको मान लीजिए छत है, इस पर हम काम कर रहे हैं बीच में, ठीक है। ये छत की चौड़ाई है जी 10 मीटर, इसकी लंबाई भी 10 मीटर है, चौकोर छत है हमारा, बीच में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइफ लाइन लगाया, हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन मतलब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं रस्सी लगाते हैं, जैसा रस्सी हम अपने घर पे लगाते हैं ना कपड़ा टांगने के लिए, वैसे ही रस्सी, लेकिन रस्सी काफ़ी टाइट होती है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा किस तरह का हमारा हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन है। वर्टिकल लाइफ लाइन भी होता है, वो अलग होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ रस्सी होता है, उसको वर्टिकल कहते हैं। जब सीढ़ी पे आप चढ़ते हैं तो उसमें आप रोप ग्रैब का इस्तेमाल करते हैं, वो अलग चीज़ है, वो हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो यहाँ वर्टिकल लाइफ लाइन हमने लगा लिया, छत हमारा 10 बाई 10 का है, ठीक है जी, लाइफ लाइन बीच में लगाया। अब हमारे पास इधर जगह कितना बचा, 5 मीटर, इधर भी 5, ठीक है, इधर भी 5 बचा, इधर भी 5 बचा, ठीक है, 5-5 मीटर। अब हमने लाइफ लाइन में रस्सी जोड़ी थी 4 मीटर की, ठीक है। अब 4 मीटर की रस्सी जोड़ के इसके अंदर आदमी चला गया, ऊपर काम कर। अब बताइए कि चारों तरफ 5-5 मीटर की जगह है और 4 मीटर की रस्सी है, तो आदमी गिरेगा? क्यों नहीं गिरेगा बताइए? क्योंकि उसकी रस्सी छोटी है, 4 मीटर की, कितना भी अगर वो मेहनत कर ले, ताकत लगा ले तो 4.25 मीटर तक पहुंच सकता है, 5 मीटर तो पहुंच ही नहीं सकता है। और खतरा कहाँ शुरू हो रहा है गिरने का, 5 मीटर के पास। 5 मीटर हमारा बन रहा है। जैसे इसी में देखिए, इस आदमी रस्सी लगा रखी है, छोटी इसकी रस्सी 4 मीटर की है और ये यहाँ पे 5 मीटर, 1 मीटर जगह बच रहा है। पिक्चर में समझिए एग्जाम्पल, ये कभी नहीं गिर पाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट सिस्टम कहा जाता है। देखिए सेफ्टी में बेस्ट क्या होता है, मतलब कि कोई भी दुर्घटना घटने से पहले उसका बचाव वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे हम वैक्सीन ले रहे हैं कोरोना की, क्यों ले रहे हैं, कोरोना ना हो इसीलिए ले रहे हैं, बचाव है ये वैक्सीन क्या है, बचाव है। ये थोड़ी कोई मेडिसिन है कि कोरोना होने के बाद दिया जा रहा है ना, पहले दिया जा रहा है। 3 वैक्सीन मैं ले चुका हूँ, बूस्टर डोज भी मैंने लिया है। तो क्या है, बचाव। आपने चौथा लिया, बहुत बढ़िया। तो चौथा आप लिया क्या, बचाव लिया, ठीक है। अब जिसने 3 वैक्सीन ले ली है, मिनिमम बूस्टर डोज लिया, उसको कोरोना होने के चांस बहुत कम हो गए। जिसने नहीं लिया, जिसने 2 वैक्सीन लिया, उसको कोरोना हो जाएगा। यहाँ पे एक क्लिनिक है, आपको तो मालूम है, क्लिनिक के अंदर एक नर्स थी, उसको कोरोना जो है हो चुका है, उसने 2 वैक्सीन लिया था, अभी क्वारंटीन में है वो। तो जिसने 3 एक ही कंपनी का, जैसे मैंने फाइजर का 3 लिया है, ठीक है, बूस्टर डोज भी लिया फाइजर का, बाकी फर्स्ट और सेकंड डोज भी लिया, कोरोना होने के चांस मेरे क्या बहुत कम है, फिर भी प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ बात कर रहे थे हमने, फॉल रिस्ट्रेन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या है, बिल्कुल चांस कम है इसके गिरने का, सबसे बेस्ट सिस्टम इसको माना जाता है। इसमें आप गिरते ही नहीं है, बाकी सिस्टम को इससे बेस्ट नहीं माना जाता है। इसके बाद का सिस्टम जो पहले का सिस्टम, वो भी बेस्ट है। यहाँ से आप गिर सकते हैं, वो बात अलग, आपने हार्नेस लगा रखा होगा तो आप बच जाएंगे, जमीन पे नहीं आएंगे। लेकिन क्या होगा, हार्नेस पहनेंगे, गिरेंगे तो झटका आएगा ना बॉडी के ऊपर, वाइब्रेशन आएगा, ठीक है, झटका लगेगा, आपको नीचे गिरेंगे तो चोट तो लगेगा ही। हो सकता है आप नीचे गिरे हार्नेस पहन करके और आप इधर साइड में बाजू में स्ट्रक्चर है वहाँ पे टकरा जाए, सर फट सकता है आपका, ठीक है, आप मरेंगे नहीं, लेकिन आपको डैमेज इंजरी तो हो जाएगी ना कुछ। अगर आप गिरे ही ना तो फिर आपको कुछ नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट सिस्टम क्या है, यही हमारा रेजिस्टेंस सिस्टम है। छोटी रस्सी का इस्तेमाल। अब बड़ी रस्सी का इस्तेमाल हम कर रहे थे वहाँ पे लैंडयार्ड में, शॉक एब्जॉर्बर भी था, डिसलेशन डिवाइस भी था, लेकिन वो सब कब काम आता है, गिरने के बाद। हमें अपना फोकस कहाँ रखना है कि हमें गिरना ही नहीं है, हमें गिरना ही नहीं है, कि कौन सा ऐसा उपाय करें जो हम गिरे ही ना, ठीक है, कौन सा ऐसा उपाय करें जीवन में कि हमको हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े। ये बात अलग होती है कि हमारे पास बहुत बढ़िया इंश्योरेंस है, हमारे ताऊ जी डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में, वो बचा लेंगे, वो सब बात अलग है। पहले क्या ध्यान रखना है कि हमारा एक्सीडेंट ही ना हो, हमको हॉस्पिटल जाना ना पड़े। दुनिया में हमेशा, जिंदगी में हमेशा इस बात का ख्याल रखना है। सबसे बेस्ट सिस्टम कौन हुआ, हमारा रिस्ट्रेन सिस्टम। अगला क्या है, अगला यही सेफ्टी ब्लॉक लगा रखा है, रिट्रैक्टेबल व्हील। ये क्या है, फॉल अरेस्ट सिस्टम, इसका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये भी इंजीनियरिंग कंट्रोल में आएगा, कंसीडर कर सकते हैं।
लास्ट वाला क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जो होता है वो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग अवेयरनेस, जैसे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, अवेयरनेस ट्रेनिंग है, आप जान रहे हैं वर्क एट हाइट के बारे में पूरी नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी ट्रेनिंग भी होती है, वो भी दे सकता हूँ। तो सारा कुछ जो है ट्रेनिंग हो रही है। इसके अंदर और क्या आता है, परमिट सिस्टम, परमिट लगा दिया मैंने, परमिट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा, खतरा कंट्रोल हो गया, ठीक। ट्रेनिंग दिया तो आपको नॉलेज बढ़ गया, अब आप अपने आप को सेफ तरीके से काम करेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। परमिट हो गया, परमिट से भी खतरा कंट्रोल हो गया, आप काम करने जाएंगे परमिट लेना होगा, परमिट में सारा कुछ चेक करना पड़ेगा, हाँ भाई सही है कि नहीं, क्या दिक्कत है नहीं है, सारा कुछ अगर परफेक्ट होगा तभी परमिट मिलेगा, ठीक है। जैसे कन्फाइंड स्पेस के अंदर परमिट लेते हैं, पहले गैस टेस्ट करते हैं, पता चल जाता है गैस ज़्यादा है, परमिट ही नहीं मिलता, आदमी जाता ही नहीं अंदर। अगर सब कुछ ठीक है तो ही परमिट मिलेगा, तो ही आदमी जाएगा। तो क्या, खतरा कंट्रोल हो गया। तो परमिट सिस्टम हो गया, ट्रेनिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। यहाँ पर एक और लास्ट का होता है हायरार्की ऑफ कंट्रोल में, पीपीई, जो इसमें मेंशन नहीं है। अब पीपीई मेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि और यहाँ पर पीपीई ऑलरेडी यूज हो रहा है। ये सब क्या है, पीपीई है, जो हार्नेस पहना हुआ है वो सब लगाया हुआ है। कहीं कहीं पे इसको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब सब काम करके देख लिया, खतरा कंट्रोल नहीं हुआ तो इसको पहनना पड़ेगा। कहीं कहीं क्या है कि इसको पहले ही पहनना पड़ता है। अब इसमें देख रहे हैं आप, पहले ही लगाना पड़ रहा है। हाइट पे आप जाएंगे तो आपको पीपी पहनना पड़ेगा ना, चाहे कितना भी खतरा कंट्रोल हो जाए। हाँ, अगर इसका फोल्डिंग लगा लेते हैं आप ग्रीन टैग के साथ तो आपको हार्नेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे एज पर आवर कंपनी रूल आप बिना हार्नेस के ग्रीन टैग वाले स्कार्फ फोल्डिंग में जा सकते हैं, बशर्ते स्कार्फ फोल्डिंग का जो टैग है उसके ऊपर डेट होना चाहिए, आज की डेट इंस्पेक्शन डेट होनी चाहिए, इंस्पेक्टेड बाई स्कार्फ फोल्डिंग इंस्पेक्टर, और आज की डेट और एक शिफ्ट के लिए वैलिड होता है, यानी कि 8 घंटे के लिए, ठीक है। तो ये रूल है। तो यहाँ पर आप देखिए पीपीई इस्तेमाल तो हो ही रहा है, तो पीपीई भी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। कहीं कहीं हमें क्या है, पहले इस्तेमाल करना पड़ता है। अब साइड पे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, कितना भी खतरा कंट्रोल क्यों ना हो जाए, आपको हेलमेट, जूता, ये वाला पीला जैकेट, चश्मा, ये तो लगा के ही जाना है, मैंडेटरी पीपीई है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको और आगे इसमें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ गए। वर्क एट हाइट की हायरार्की में लेवल 1 पे क्या है, वाइड वर्क एट हाइट, ठीक है। ऊंचाई पे काम करने से बचना चाहिए, ऊंचाई पे जाना ही नहीं चाहिए, तो खतरा कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रिवेंट फॉल यूजिंग द एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस, जो मैंने आपको बताया एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस हमारा क्या है, बालकनी है, पैरापीट है। तीसरा क्या है, प्रिवेंट फॉल यूजिंग कलेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि हमने वो लगा दिया, स्कार्फ फोल्डिंग लगा दिया, ठीक है, बैरिकेशन, हैंड रेल वगैरह इंस्टॉल कर दिया छत के ऊपर, तो उससे प्रिवेंटिव हो गया, कलेक्टिव इक्विपमेंट हो गया। और हमारा चौथा क्या है, प्रिवेंट फॉल यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो मैंने बताया हार्नेस के साथ आपने क्या पहना, रिस्ट्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया, रिस्ट्रेंट सिस्टम, या फिर आपने ये सेफ्टी ब्लॉक इसका इस्तेमाल किया, ठीक है। ये रिट्रैक्टेबल वाल्व का इस्तेमाल किया आपने सेफ्टी का, तो वो क्या पीपी के अंदर आ गया। अब पांचवा क्या कह रहा है, मिटिगेट मिनिमाइज डिस्टेंस यूजिंग कलेक्टिव इक्विपमेंट, डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए कह रहा है। जैसे कई बार क्या होता है कि अब वॉल का जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, कंक्रीट कर रहे हैं या कुछ भी वॉल लगा रहे हैं, राजमिस्त्री का जो काम होता है ना, वो कर रहे हैं, आप वॉल लगा रहे हैं। अब क्या है, हाइट कम है, ठीक, ऊपर में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है जहाँ पे आप हार्नेस फंसा सकें, हाइट भी 2 मीटर की है, तो आप क्या करेंगे बताइए। ऊपर लाइफ लाइन लगाने का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, लाइफ लाइन भी नहीं है, आपको एंकरेज पॉइंट भी नहीं डेडिकेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ नहीं कर सकते। कैसे लगाएंगे आप उस सिस्टम, उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि हम लोग नीचे एयर बैग का इस्तेमाल करते हैं। अगर हाइट 2 मीटर तक की है तो नीचे एयर बैग लगाते हैं। एयर बैग से क्या होता है कि अगर कोई आदमी गलती से गिर भी गया 2 मीटर से, तो नीचे एयर बैग रहता है, उसको चोट कम लगता है और वो बच जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा एयर बैग है नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। लेवल 6 पे क्या कर रहा है, मिटिगेट डिस्टेंस यूजिंग पीपीई, एयर बैग केवल 2 मीटर तक यूज है। हाँ बस, बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा है। 2 मीटर से ऊपर की हाइट रहेगी तो एयर बैग का इस्तेमाल नहीं करना है। एज पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ओशा, जो कि यूएसए की एक बॉडी है, उसका रूल है कि फ्री फॉल का डिस्टेंस जो है, मतलब कि ऊपर से आप गिर रहे हैं बिना किसी चीज़ के, तो फ्री फॉल हो रहा है आपका, फ्री फॉल का डिस्टेंस इज नॉट मोर देन 2 मीटर, 2 मीटर से ज़्यादा फ्री फॉल का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इसीलिए 2 मीटर से ज़्यादा हाइट पे आप एयरबैग नीचे नहीं लगा सकते हैं। 2 मीटर अगर हाइट है, नीचे एयरबैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। हार्नेस नहीं लगाना पड़ेगा आपको किसी भी चीज़ को लगाने, अगर आप गिरे गलती से तो नीचे एयरबैग लगाए, आप बच जाएंगे, ठीक है, आपको चोट कम लगेगी। 6 क्या है, मिटिगेट डिस्टेंस यूजिंग पीपीई, पीपीई पहन करके डिस्टेंस को कम करना। जैसे यही हुआ, पीपीई पहन के आप हार्नेस लगा लिया, आपने लैनियार्ड लगा लिया और रिट्रैक्टेबल बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो या छोटा आपने डिस्टेंस सिस्टम लगाया, पीपी यही हुआ। लेवल 7 क्या कहता है, मिनिमाइज कंसेक्वेंसेज यूजिंग कलेक्टिव इक्विपमेंट। कलेक्टिव इक्विपमेंट में और क्या क्या आते हैं, जिससे कि
कंसिक्वेंसेस को कम किया जाए, यानी कि दुर्घटना के बाद जो परिस्थिति बन रही है, कंसिक्वेंसेस में नतीजा, जो नतीजा हो रहा है, जैसे कि आप ऊपर से नीचे गिरे तो आपको चोट लगेगा, ठीक है। चोट लगने से बचाने के लिए क्या करना है, तो उसमें कलेक्टिव इक्विपमेंट में क्या आता है, सेफ्टी नेट का इस्तेमाल होता है। सेफ्टी नेट हमेशा हाई राइज बिल्डिंग में सेफ्टी नेट का इस्तेमाल किया जाता है। टॉप फ्लोर से 2 लेयर पे भी कर सकते हैं आप, 2-3 फ्लोर छोड़ के एक बार, फिर और नीचे एक बार। तो उससे क्या होता है, कोई आदमी अगर बाय मिस्टेक गलती से गिर भी गया तो नेट पे गिरेगा, उसकी जान बच जाएगी ना। 125 मंजिले की बिल्डिंग है, 125 फ्लोर की फ्लोर से कोई आदमी नीचे गिरेगा तो क्या होगा, आदमी पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। अगर वो नीचे नेट लगा रहेगा तो नेट पे गिरेगा तो उसकी जान बच जाएगी। ये चीज़ है, तो वही बताया जा रहा है, मिनिमाइज कंसिक्वेंसेस यूजिंग कलेक्टिव इक्विपमेंट। 2 तरह का सेफ्टी नेट होता है। एक सेफ्टी नेट जो होता है वो मटेरियल के लिए होता है, जैसे अब नीचे कोई आदमी जा रहा है, ठीक है, पेडेस्ट्रियन लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं आप, वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग है। अब ऊपर से कोई ब्लॉक गिर सकता है, कोई कचरा गिर सकता है, सीमेंट का बोरी गिर सकता है, कुछ भी गिर सकता है ना, कोई लकड़ी प्लैंक गिर सकता है आदमी के सर के ऊपर। सोचिए 125 मंजिले की हाइट से जब गिरेगा, 50 मीटर 100 मीटर ऊपर से जब गिरेगा तो क्या होगा, वो बिल्कुल वो तो काफ़ी वेट हो जाएगा उसका, किसी के सर पे गिर गया तो काम तमाम। तो इसलिए मटेरियल को रोकने के लिए चारों तरफ बिल्डिंग में नेट लगाते हैं, उसको मटेरियल का नेट कहते हैं। वो पतला होता है, उसकी जाली क्या होती है, छोटी छोटी होती है, क्योंकि मटेरियल को रोकना है ना। और आदमी रोकने वाली जाली क्या है, बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। ये फ़र्क है दोनों में, दोनों सेफ्टी नेट ही कहते हैं दोनों। यहाँ तक क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बात करते हैं, मिनिमाइज कंसिक्वेंसेस थ्रू ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। ये लेवल 8 है। नतीजा जो है एक्सीडेंट का, उसको कम करने का तरीका ये भी है कि ट्रेनिंग और परमिट। अब आपको ट्रेनिंग जब दिया जा रहा है तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं, जब चीज़ों को बेहतर समझ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपकी समझ बढ़ रही है, आप पहचान रहे हैं, क्या पहचान रहे हैं, खतरों को पहचान रहे हैं। अब आप सेफ्टी से काम करेंगे साइड पे जाकर के, बिल्कुल भी आप रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रेनिंग जो मैं आपको दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन समझते हैं। इंस्ट्रक्शन जो है, जो आपको फोरमैन देता है, जो आपको सुपरवाइजर दे रहा है, सलाह दे रहा है, सलाह नहीं हुआ, सलाह को एडवाइस कहते हैं। इंस्ट्रक्शन माने ऑर्डर, आपको बताया जा रहा है कि आज मुझे ये काम चाहिए भाई, शाम तक ये 4 ब्लॉक कंप्लीट कर देना, इसकी शटरिंग हो जानी चाहिए, इसका इंस्टॉलेशन हो जाना चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शन हो गया, काम करने का आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, तरीका बताया जा रहा है किस तरह से करना है, ये भी बताया जा रहा है। जैसे मैं आपको कहूँ जी चाय बना लो, मैं बोलूँगा आपको चाय बनाओ, सबसे पहले पानी लो, उसमें चीनी डालो, पत्ती डालो, दूध डालो, उसको खौलाओ 10 मिनट, फिर उसको छान के लेके आओ। तो क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन। एडवाइस क्या होता है, मैं आपको कहूँ कि आपको चाय पीना चाहिए, बहुत ठंडे का मौसम है, आपको अगर नींद आ रहा है, मान लो ट्रेनिंग में आपको नींद आ रहा है, तो मैं आपको कहूँगा अरे चाय पी लो आप। तो ये एडवाइस हुआ, इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। वर्क एट हाइट की हायरार्की में क्या है, फॉल फ्रॉम हाइट अ मेजर काउज ऑफ वर्क प्लेस फैसिलिटीज एंड सीरियस इंजरीज। ऊंचाई से गिरना वर्क प्लेस पे एक बहुत ही खतरनाक वजह माना जाता है इंजरी होने का, यानी कि चोट लगने का और मर जाने का, ठीक है। तो ऊंचाई से गिरना नहीं चाहिए, हमें अपने आप को बचाना चाहिए, ऊंचाई से हम गिरने से बचेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन किया, नीचे से ही काम कर लिया इसने, ऊपर नहीं गया, ये अक्लमंद इंसान है, इज अ वाइज मैन। तो ऊंचाई पे जाने का खतरा खत्म हो गया, गिरने का खतरा अब यहाँ से कहाँ गिरेगा, नहीं गिरेगा। दूसरा, एग्जिस्टिंग जो हमारे पास वर्क प्लेस है, जैसे कि मैंने बताया बालकनी हो गया, पैरापेट वॉल हो गया, वहाँ से आप काम कर रहे हैं बिल्डिंग के अंदर। ये बिल्डिंग का सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे, साइट का नहीं है, समझिएगा। साइट का अलग हो सकता है, साइट का अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको अपना इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, काम करने का तरीका एज पर फोरमैन इंस्ट्रक्शन, एज पर सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये समझ रहे, पहले नीचे से क्लीन कर रहा था, नीचे से इसने कर रहा था, चलो बढ़िया, ऊपर नहीं गया। अब क्या है, नीचे से नहीं कर पा रहा है, ऊपर जाना पड़ रहा है, तो कहाँ से करेगा, बालकनी, एग्जिस्टिंग बालकनी जो हमारे पास पैरापेट वाल वहाँ से करेगा, ठीक है। वहाँ से भी नहीं करने का ऑप्शन है, बालकनी नहीं है बिल्डिंग में, फिर क्या, स्काफोल्डिंग लगाएंगे। मान लेते हैं साइड पे बालकनी नहीं है, अब आपको ऊपर जाना ही पड़ रहा है, स्काफोल्डिंग लगाएंगे, ठीक है, स्काफोल्डिंग लगा के काम करेंगे। स्काफोल्डिंग नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, अब काम चल रहा है, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया, घर छत के ऊपर काम है, बालकनी वहाँ स्काफोल्डिंग कैसे लगाएंगे आप, पॉसिबल ही नहीं है। लगेगा भी तो साइड में लगेगा, बीच में कैसे लगेगा, नहीं लग सकता।
फिर हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करें रिस्ट्रेन सिस्टम। हमारी छत है, बीच में लाइफ लाइन लगाया, मैंने एग्जांपल दिया था। 4-5 मीटर की छत है, हमारा डायमीटर क्या है 5 बाई 5 है, मतलब चौड़ाई भी 5 है और लंबाई भी 5 है, डायमीटर नहीं कहेंगे उसको। तो हमारा क्या है, बीच में हमने लाइफ लाइन इंस्टॉल किया, हॉरिजॉन्टल 4 मीटर की रस्सी लगाई। अब हमारा डायमीटर 4 मीटर का हो गया, इधर भी 4 मीटर जाएंगे, गिरने का कोई चांस नहीं, वो वाला ऑप्शन। उसके बाद क्या नीचे ये देखिए एयर बैग। अब ऊपर में बार जो है कुछ एंकरेज पॉइंट नहीं है, ऊपर में एंकरेज करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। वॉल कर रहे हैं, वॉल बना रहे हैं, ठीक है, हाइट भी कम है, 1.8 मीटर या 2 मीटर है, ऊपर कोई सिस्टम नहीं है जहाँ लाइफ लाइन लगा सकें। तो फिर क्या करेंगे, नीचे ये लगाएंगे एयर बैग। और हमारा डिस्टेंस भी कम है, 2 मीटर का है, तो फ्री फॉल हो सकता है 2 मीटर तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एयर बैग लगाएंगे, गिरेंगे तो चोट कम लगेगा आपको, ये भी एक तरीका है। उसके बाद मैंने बताया कि ये है सेफ्टी नेट, आदमी का सेफ्टी नेट अलग होता है और वो होता है अपना जो मटेरियल का वो अलग होता है, छोटी जाली वाला, ये बड़ी जाली वाला। ये वाला अपना क्या है, रिट्रैक्टेबल बॉल बता दिया आपको, सेफ्टी का, सेफ्टी ब्लॉक भी कहते हैं। लास्ट में क्या है, ट्रेनिंग है। तो ये कुछ तरीका है, ये कुछ मेथड्स हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, खतरे को कंट्रोल करते हैं और अवेयरनेस बढ़ाते हैं, ठीक है, और सिस्टम जो है वर्क एट हाइट का उसको सही करते हैं। इस सब का मेन मकसद क्या है कि आदमी को नुकसान ना हो, आदमी को चोट ना लगे, आदमी ना मरे, सारा काम उसी के लिए किया जा रहा है। तो ये मेन मकसद हमारा है, आप क्लियर समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवॉइड वर्क एट हाइट, सिनेरियो नंबर 1, लेवल नंबर 1 क्या कह रहा है, नीचे से ही काम कर लीजिए। देखिए नीचे से ही क्लीनिंग का काम कर रहा है। अगर ये चाहता तो यहाँ लैडर लगाता, फिर ऊपर चढ़ के करता, उसमें खतरा बना रहता कि ऊपर से नीचे गिर सकता है, हमेशा हैजर्ड उसमें क्या है बना रहता है, खतरा बना रहता है। ये क्या नीचे से कर रहा है, खतरा नहीं। अक्लमंद इंसान, काम करने का सिस्टम बदलना चाहिए। देखिए चेंजिंग वर्किंग प्रैक्टिस सच एज यूजिंग रीच एंड वॉच सिस्टम टू क्लीन विंडो रेदर देन अ लैडर, वही चीज़ लिखा हुआ जो मैंने बताया। अब यहाँ क्या है, लेवल 2, अगर वो नीचे से नहीं कर सकता, ऊपर जाना मजबूरी बन गई है, जाना ही पड़ेगा उसको, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बालकनी अगर हमारे पास है तो उसमें इस्तेमाल करेंगे हम, बालकनी में जाके काम करेंगे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखिए। इफ वर्किंग एट हाइट कांट बी अवॉइडेड, अगर वर्क एट हाइट आप खत्म नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ रहा है, मजबूरी है आप, तो यूज एन एग्जिस्टिंग सेफ प्लेस टू कैरी आउट द वर्क सच एज बालकनी और पैरापिट। चलिए यहाँ तक समझ गए, आगे चलते हैं। प्रिवेंट फॉल यूजिंग कलेक्टिव इक्विपमेंट लेवल 3, ये क्या कह रहा है, कलेक्टिव इक्विपमेंट। यहाँ पर देखिए हमारा क्या था, छत था, यहाँ पर हमने बैरिकेशन हैंड रेल गार्ड रेल इंस्टॉल कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक रेलिंग हो गया ना, छत के ऊपर रेलिंग करवाते हैं अपन घर में, छत की ढलाई होती है घर पे जब छत बनाएंगे, इंडिया में आप छत बनाते हैं, बनाया होगा हर आदमी का अपना घर बनाता है ना, घर के ऊपर फिर क्या करते हैं, एक बाउंड्री वॉल करवाते हैं। तो वही बाउंड्री वॉल है, प्रिवेंट फॉल यूजिंग कलेक्टिव इक्विपमेंट सच एज गार्डरेल प्लेटफॉर्म और एज प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट फॉल। हम क्या करवाते हैं, एज प्रोटेक्शन, पैरापिट वॉल लगवाते हैं, तो इससे भी हम क्या है बच सकते हैं गिरने से, कहने का ये मतलब। अगला क्या है, प्रिवेंट फॉल यूजिंग कलेक्टिव इक्विपमेंट, वही टॉपिक है, उसी के अंदर क्या दूसरा ऑप्शन है, इसका फोल्डिंग का ऑप्शन है। अब घर की बात की मैंने, पैरापिट वॉल, ठीक है, बालकनी, लेकिन यहाँ अब साइड पे आप घर तो नहीं बना सकते ना, साइड पे तो आपको स्काफ फोल्डिंग लगाना है। स्काफ फोल्डिंग, स्काफ फोल्डिंग का कुछ डायमेंशन, कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला स्पेसिफिकेशन क्या है, टॉप रेल। टॉप रेल क्या है, ये वाला, ठीक है। टॉप रेल कितना होना चाहिए, 42 to 47 इंच, ठीक है, इंच में ही, सेंटीमीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में ज़्यादा हो जाएगा। तो इंच यहाँ तक, मतलब कमर की हाइट के, एक 6 फीट की आदमी की कमर की हाइट कितनी होती है, 42-43 लंबाई, उतना होना चाहिए। 1 मीटर से ऊपर ही होना चाहिए। ये हाँ 1 मीटर से ऊपर हुआ ना, बहुत ज़्यादा, तो इतना होना चाहिए। प्लस क्या है, मिड रेल, मिड रेल या तो टो बोर्ड और टॉप रेल के बीच होना चाहिए, या फिर 21 इंच होना चाहिए टो बोर्ड से। अब ये जो स्काफोल्डिंग देख रहे हैं आप, देखिए स्काफोल्डिंग भी अलग अलग तरीके का होता है, 3-4 तरीके होता है। सिस्टम स्काफोल्डिंग होता है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं सिस्टम है। ट्यूब एंड कपलर भी होता है, ट्यूब एंड कपलर भी करते हैं। वेल्डेड स्काफोल्डिंग, वेल्डेड फ्रेम भी होता है, वेल्डेड फ्रेम स्काफोल्डिंग भी करते हैं। सस्पेंडेड टाइप भी होता है, बहुत तरह का स्काफोल्डिंग। तो देखिए सिस्टम स्काफोल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिस्टम स्काफोल्डिंग में टो बोर्ड अलग से आता है 4 इंच का बराबर,
और ट्यूब एंड कपलर वाला जो स्कैफोल्डिंग है उसमें क्या है, जो ये प्लैंक है ना इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये प्लैंक कितना है, 9 इंच चौड़ा होता है, तो इसी का इस्तेमाल साइड में टोबोर्ड में करते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, टोबोर्ड अलग से आता है 4 इंच का, इसलिए यहाँ 4 लिखा है। तो यहाँ से ले करके जो यहाँ तक की ऊंचाई हुई उसके बीच में या तो आप मटेरियल लगाइए या 21 इंच पे लगा दीजिए। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है, समझिए। तो इसका फोल्डिंग ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा फेवरेट है और आप सबसे सेफ भी है, फिक्स छोटी रस्सी लगाया है इसमें, और यहाँ पर क्या है, लाइफ लाइन इंस्टॉल किया है। यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से छोटी इसकी रस्सी है, 1 फीट कम है। अब ये आदमी कभी गिर नहीं सकता है, अब ये गिरेगा ही नहीं, इसको चोट ही नहीं लगेगा, हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा, इसको रेस्क्यू भी नहीं करना है क्योंकि गिरना ही नहीं है इसको। सबसे बेस्ट सिस्टम यही है। द सिस्टम टिपिकली इंक्लूड्स एन एंकर पॉइंट एंड लैनियार्ड एडजस्टेड और सेट टू अ फिक्स लेंथ टू प्रिवेंट द यूजर रीचिंग अ हैजर्ड, मतलब कि खतरे तक पहुंचने से रोकता है, वहां पहुंचने नहीं देता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट सिस्टम है। ये देखिए, कलेक्टिव इक्विपमेंट सच एज एयर बैग प्लेस्ड बीनीथ द वर्क एरिया रिड्यूस द डिस्टेंस द वर्कर कुड फॉल। अब यहाँ ऊपर देखिए, ये कौन सा काम चल रहा है, ये काम क्या चल रहा है बताइए। बीम रखा जा रहा है, बीम रखा जा रहा है, दीवार बनाई जा रही है, ठीक है, ब्लॉक लगाया जा रहा है। तो ये ब्लॉक वर्क में ऊपर में कोई एंकरेज पॉइंट नहीं है, देख रहे हैं आप। तो हार्नेस पहन के कहाँ लगाएंगे, इसीलिए नीचे क्या एयर बैग लगा दिया गया। अगर आप गिरेंगे तो चोट आपको कम लगेगा, लेकिन एयर बैग में चोट लगता है, हल्का लगता है, इसीलिए 2 ही मीटर का फ्री फॉल डिस्टेंस रखा गया है। ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा चोट लगेगा। तो ये समझ गए एक हमारा ये भी है, मिनिमाइज डिस्टेंस यूजिंग कलेक्टिव इक्विपमेंट लेवल 5। लेवल 6 की बात करेंगे, मिनिमाइज कंसेक्वेंसेज यूजिंग कलेक्टिव इक्विपमेंट। अब क्या है, ये सेफ्टी की जाली है, सेफ्टी नेट है, इसका इस्तेमाल भी होता है। इसमें बिल्कुल आपको चोट नहीं लगता है, इम्पैक्ट नहीं आता है बॉडी पे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉडी चेंज हो जाता है। ये देख रहे हैं, द डिफर टू लेवल 5 एट द नेटिंग इज यूज्ड टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट, मतलब आपको चोट नहीं लगेगा ऑफ फॉल, नॉट रिड्यूस द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को कम करता नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, आप जब गिरेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगा बॉडी में, क्योंकि ये सेफ्टी नेट है। ये बात अलग है, इसके अंदर पहले से कुछ कचरा गिरा, कचरा विचरा हो तो उस पर आप गिर जाए तो चोट लगेगी, या जो पाइप है उस पर, हाँ पाइप है उस पर गिर जाए तो चोट लगेगी, लेकिन आप नेट पे गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी, ठीक है। अब देखिए, ये है पार्ट ऑफ फुल बॉडी हार्नेस। इसमें आप देखिए ध्यान से, ये फुल बॉडी हार्नेस है, देख रहे हैं आप, ठीक है। इसको कहते हैं फुल बॉडी हार्नेस, इसको कहते हैं लैनियार्ड, शॉक या डबल वाला लैनियार्ड, इसको डिसेलरेशन डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। पार्ट्स का नाम समझिए, इसको कहते हैं एंकर बोल्ट। एंकर बोल्ट अंदर जाता है, फैल जाता है, ये हम लाइफलाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं स्लिंग। स्लिंग को हम आई बीम में रैप करके वहाँ पर भी लाइफलाइन बना, एंकरेज पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ पार्ट्स है। अब इसमें सॉफ्टन हमारा जो पैड होता है, पैड देखा आपने, वही हमारा जो आई बीम है उसमें जो शार्प कॉर्नर है, अगर वहाँ पे इसको बांध देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे कट जाएगा, झटका पड़ेगा तो क्या होगा, कट जाएगा। तो वहाँ पर एक सॉफ्टन पैड डालते हैं, पैड होता है काले कलर का, फोम को ऐसा लपेटते हैं, उसके बाद इसको वहाँ पर फिर टाइट करते हैं। तो उससे क्या होता है, ये हमारा जो एंकरेज पॉइंट है बढ़िया बनता है, कटेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब समझिए। सिस्टम्स जनरली कंसिस्ट ऑफ एंकरेज पॉइंट। ये जो फुल बॉडी हार्नेस का सिस्टम है, इसमें क्या क्या मिला, एंकरेज पॉइंट को भी इसका पार्ट माना जाता है, क्योंकि एंकरेज पॉइंट बहुत ज़रूरी है, उसमें हमको टाई करना है। बहुत लोग हार्नेस पहन लेते हैं, एंकर करते नहीं है, सोचते हैं कि बहुत सेफ हूँ मैं, काम करते रहते हैं। तो फ़ायदा क्या होगा, उनको हार्नेस पहनेंगे अगर कहीं फंसाएंगे नहीं तो गिरेंगे, तो फिर उनको कौन बचाने वाला है, हार्नेस के साथ नीचे आ जाएंगे, ठीक है। सिस्टम्स जनरली कंसिस्ट ऑफ एंकरेज पॉइंट, कनेक्टर, ये रहा कनेक्टर, सच एज लैनियार्ड, ये रहा लैनियार्ड, एंड फुल बॉडी हार्नेस, ये रहा फुल बॉडी हार्नेस। तो यहाँ तक क्लियर समझ गए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, सस्पेंशन ट्रॉमा जो मैंने आपको पढ़ाया कुछ दिन पहले, लटकने के बाद क्या होता है, सारा ब्लड यहाँ नीचे आ जाएगा और आपको ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, हार्ट के अंदर जो ब्लड का रिदम है, जो फ्लो हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लेग्स के अंदर सारा ब्लड यहाँ देखिए आ गया ना, जमा हो गया, नीचे जमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेशर पॉइंट भी दबता है और हम लटक जाते हैं, नीचे से हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है पैर के ऊपर, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। हार्नेस सस्पेंशन ट्रॉमा भी कहते हैं इसको। बॉडी माल फंक्शन आफ्टर अ फॉल अरेस्ट, जब आप फॉल हो गए, फिर आपको हार्नेस पहना था तो अरेस्ट हो गया, 15 मिनट के अंदर रेस्क्यू करना है, 15 मिनट्स के अंदर रेस्क्यू नहीं करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स
शुरू हो जानी है आपको, ठीक है। वर्कर अफेक्टेड बाय फॉल प्रोटेक्शन प्लान मस्ट बी ट्रेन इन ऑल एलिमेंट्स एंड द प्लान मस्ट बी मेड अवेलेबल टू देम। एक रेस्क्यू प्लान होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि रेस्क्यू कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पर रेस्क्यू किट है हमारे पास, 4:1 का पुली सिस्टम है, रोप है हमारे पास, और हमारे पास लंबी स्टिक है जिससे कि हम रेस्क्यू करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर समझ गए, आगे बढ़ते हैं। एंकर पॉइंट देखिए, एंकर पॉइंट जो है वो यहाँ देखिए, ये मैन बास्केट है। मैन बास्केट के अंदर यहाँ पर एंकरेज पॉइंट बना हुआ है, दिख रहे हैं, पिक्चर है। यहाँ पर भी लिखा है लैंडयार्ड एंकरेज पॉइंट, तो यहीं पर एंकरेज करना है जो बना हुआ है। अब क्यों एंकरेज पॉइंट में करना है, देखिए डेडिकेटेड मतलब कि उसके लिए जो खास बनाया गया है, ठीक है। डेडिकेटेड का मतलब वो होता है, समझिए स्पेशलिस्ट। जैसे कि आपको दांत में दर्द होगा तो आपका MBBS डॉक्टर के पास जाएंगे, नहीं जाएंगे, आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे क्योंकि स्पेशलिस्ट है। तो ये भी क्या है, एंकरेज पॉइंट लोड लेने का स्पेशलिस्ट है। कितना लोड लेता है, 5000 LBS पाउंड, यानी कि 2200 कुछ 63 kg के आसपास ये लोड लेता है। एग्जैक्टली आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कितना होता है 5000 LBS। तो यहाँ पर लोड लेता है। अब 5000 LBS हमें चाहिए एंकरेज पॉइंट बनाने के लिए, दैट इज इंटरनेशनल रूल। तो हमें यहीं पर एंकरेज करना है, यहीं पर करना है हमें। जब भी मैन बास्केट में काम करेंगे, देखिए वहाँ पर क्रॉस का निशान लगा है। कभी भी ऊपर वाले गार्ड रेल में, जो टॉप रेल होता है ना कमर की ऊंचाई, जो पहले पढ़ाया था, वहाँ पे आपको नहीं लगाना है, क्योंकि वो 5000 LBS का पावर उसमें नहीं होता है, वो उखड़ जाएगा आपके साथ, नीचे चला जाएगा। अटैच द लैंडयार्ड टू एन अप्रूव्ड एंकरेज पॉइंट इनसाइड द बास्केट, जो इसमें है यहाँ, बस अच्छे से देख के समझिए। इसी में आपको एंकर करना है जब भी मैन बास्केट में काम करने जाएंगे। ओवरहेड पावर लाइन पे आपको क्या ध्यान रखना है, कभी भी हाइट पे जाए स्काफोल्डिंग पे काम करने के लिए, या आप कभी भी जा रहे हैं मैन बास्केट में काम करने, कोई भी ऊपर पावर लाइन है तो 10 फीट की मिनिमम दूरी बनाएंगे। वैसे यहाँ पर देखिए डेटा दिया है 50 kV, यानी कि 50,000 वोल्ट तक का अगर लाइन है, 10 फीट है, 50,000 वोल्ट से 2 लाख kV तक का लाइट है, 2 लाख वोल्ट तक का लाइट है तो फिर 15 फीट है। 2 लाख वोल्ट से 3,50,000 वोल्ट तक का लाइट अगर है, ऊपर में हाई टेंशन तार है तो 20 फीट है। 3.5 लाख से 5 लाख वोल्ट तक का अगर लाइट है ऊपर में तो 25 फीट है, और 5 लाख से 7.5 लाख वोल्ट का लाइट है तो कितना है, 35 फीट। ये जो केवी देख रहे हैं, केवी का मतलब होता है किलोवाट, और 50 केवी का मतलब 50,000, और 200 केवी का मतलब 2 लाख वोल्ट। घर में कौन सा होता है, 220 वोल्ट, ठीक है। तो समझ जाइए इतना खतरनाक। ये देखिए रेस्क्यू प्लान, इस तरह का रेस्क्यू भी होता है हाई राइज बिल्डिंग से। रेस्क्यू टीम होती है स्पेशलाइज्ड, आयराटा लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, ये अलग से टीम होती है जिसको आता है इस तरह से रेस्क्यू करना लोगों को स्ट्रक्चर के ऊपर में। ये देखिए भी रेस्क्यू हो रहा है। फॉर ईच वर्किंग एट हाइट एक्टिविटी रेस्क्यू प्लान शुड बी इन प्लेस। हमारे पास भी रेस्क्यू प्लान है कि कैसे रेस्क्यू करना है, प्रोसीजर, तरीका क्या है, वो भी हमारे पास है। लेकिन वो जो कुछ लोग हैं रेस्क्यू करने वाले उनको मालूम है, जैसे फोरमैन सुपरवाइजर है, वो करेंगे, आपको इतना टेंशन लेने का नहीं है। फिर भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करते हैं, एक मोटा मोटा आइडिया आपको रहेगा कि रेस्क्यू कैसे करना है। द प्लान मस्ट बी अवेलेबल एट द वर्क साइट बिफोर वर्क वेयर देयर इज ए पोटेंशियल फॉर द फॉल। प्लान हमेशा होना चाहिए साइट पे जहाँ गिरने का खतरा बना हुआ है, और प्लान हमेशा हमारे पास जगह पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है, देखिए इस तरह से रेस्क्यू हो रहा है सिंगल, ये आदमी अनकॉन्शियस हो गया है। अब देखिए ट्रेनिंग की बात हो रही है। लेवल 8 मिनिमाइज कंसेक्वेंसेस थ्रू ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन से क्या होता है, ऊंचाई से गिरने का खतरा कम हो जाता है। अब आपको नॉलेज जब हो जाएगा तो आप नहीं गिरेंगे ना, आपको जब सेफ्टी पता हो जाता है तो आप नहीं गिरेंगे। तो मेन यही चीज़ होता है, इसलिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी की ट्रेनिंग में हमेशा आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए लैडर सेफ्टी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस साइड का जो पिक्चर है इसको फॉलो करना है हमें, इस तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए लैडर का। यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं आप, फुट रबर है, सरफेस ग्राउंड क्या है, बिल्कुल लेवल का है ग्राउंड हमारा, अनइवन सरफेस नहीं है, इंक्लाइन सरफेस नहीं है, सीढ़ी अच्छी है, टूटी नहीं है कहीं से, रग भी ठीक है, डंडे भी ठीक है। 2 लेवल छोड़ के ये आदमी चढ़ा है, ऊपर का 2 लेवल, 2 रग आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर नहीं चढ़ना है, इस पर नहीं चढ़ना है, और जहाँ इसको काम करना है वहाँ भी हाथ आराम से पहुँच रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये सही तरीका है लेडर पे काम करने का। बाजू वाला देखिए चप्पल पहना है इसने, हाथ बढ़ा के ऊपर काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ डिसबैलेंस हो रहा है, ऊपर सर के ऊपर खतरा है, कभी भी सर के ऊपर हैजर्ड क्या है, गिर सकता है, उसके सर के ऊपर डैमेज हो जाएगा। हमेशा हमें देखना है जहाँ भी काम करेंगे चारों तरफ क्या क्या खतरा है, उसको पहले कम करना है फिर काम शुरू करना है। देखिए ऊपर खतरा बना हुआ है, रॉन्ग वे से काम कर रहा है, चप्पल पहन के काम कर रहा है, लैडर भी टूटा हुआ है, उसके रग के ऊपर कीचड़ लगा हुआ है, रग्स टूटे हुए हैं,
नीचे का रबड़ नहीं है, ग्राउंड का सरफेस बराबर नहीं है, अनइवन सरफेस है, कीचड़ है यहाँ पे, तो इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए, इसी से एक्सीडेंट होता है। ठीक है, ये कंडीशन बहुत ख़राब है और ये ऊपर चढ़ के अनसेफ एक्ट भी कर रहा है, एक्ट भी ख़राब कर रहा है, कंडीशन भी ख़राब है। और जहाँ अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन मिलते हैं वहाँ क्या होता है, दुर्घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना। देखिए ये लैडर है एक्सेस लैडर, इस लैडर का इस्तेमाल सिर्फ आने जाने के लिए होता है, कभी भी इस पर काम करना मना होता है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं वो देखिए। उधर वाला क्या है, ए टाइप लैडर, फिक्स लैडर भी कहते हैं उसको, ए टाइप लैडर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ए जैसा होता है, उसको स्टेप लैडर भी कहते हैं, इसको क्या है एक्सेस लैडर कहते हैं। उस पर कुछ थोड़ा बहुत काम आप कर सकते हैं, 5-10 मिनट का छोटा सा, इस पर कोई काम करना मना होता है, ये सिर्फ ऊपर आने जाने के लिए होता है। अब पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। जब भी ऊपर नीचे आ जाएंगे आपका फेस कहाँ होना चाहिए, लैडर की तरफ। हमारे घर पे जो लैडर होता है उस पर हम चढ़ते हैं तो हमारा फेस लैडर की तरफ होता है, लेकिन जब उतरते हैं तो हमारा फेस नहीं होता लैडर की तरफ। ठीक है, पॉसिबल कोई ऐसा देखा आपने ऐसे उतरते हुए, नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियल सिनेरियो के अंदर हमारा फेस ऊपर जाते वक्त नीचे आते वक्त हमेशा लैडर की तरफ होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना है हमेशा, यानी कि एक समय में 2 हाथ 1 पैर लैडर के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए, या आपका 2 पैर 1 हाथ लैडर के संपर्क में रहेगा। ठीक है, कभी भी 1 पैर 1 हाथ से ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, 1 हाथ में सामान लेकर के, एक्सीडेंट हो जाएगा 100%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ गए। अब देखिए यहाँ पर 1 मीटर ऊपर निकला रहता है लैडर, जब भी आप लैडर लगा रहे हैं सरफेस पे 1 मीटर ऊपर 3 फीट के आसपास निकला रहेगा। ठीक है, लैडर कोशिश कीजिए ऊपर बांध दें, नीचे बांध दें, सिक्योर कर दें, रबर पूरा होना चाहिए। ये सब चीज़ें देख ली आपने, लैडर का इंस्पेक्शन कर लें, एज पर मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन लैडर को इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक रूल है जो हमें फॉलो करना है। लैडर का जो एंगल देख रहे हैं आप, 75 डिग्री का एंगल बनना चाहिए जब भी आप लैडर को इस्तेमाल करेंगे। 75 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, 4 मीटर का अगर हमारा लैडर है तो 1 मीटर हम बाहर की तरफ करेंगे। ये देखिए 4 मीटर का लैडर है, 1 मीटर बाहर की तरफ खींच दिया, तो क्या हो गया, एंगल बन गया 75 डिग्री का। वैसे हम इंची टेप से नाप भी सकते हैं इसको, इसका एंगल क्या है, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं है, आप समझ नहीं पाएंगे। ये सिंपल रूल है, यूनिवर्सल। 4 मीटर का लैडर है, 1 मीटर बाहर। 8 मीटर का लैडर है तो कितना मीटर बाहर करेंगे, 2 मीटर। अगर हमारे पास 10 मीटर का लैडर है फिर कितना मीटर, 2.5 मीटर। बहुत सही, बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं आप बिल्कुल पूरी तरह से। ये समझ गया पूरे लैडर का कहानी, यहाँ पर क्लियर हो गया, कोई सवाल नहीं। और हमेशा कभी भी इलेक्ट्रिकल के काम में मेटल का लैडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन सा लैडर करेंगे, वुड का लैडर, लकड़ी वाला लैडर या फिर फाइबर ग्लास का लैडर ही इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल काम में। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अब यहाँ देखिए ये स्टेप लैडर, ए टाइप लैडर में क्या है, इसके अंदर ऊपर का 2 डंडा छोड़ के ही चढ़ना है आपको, बाकी पहले जो बताया वो भी स्टेप लैडर ही था। इसी बात कर लेते हैं, यहाँ पर स्काफोल्डिंग हमारे यहाँ पे जो है सिस्टम स्काफोल्डिंग है। ठीक है, सिस्टम स्काफोल्डिंग में जब भी आप जाएंगे 3 तरह का टैग होता है, मैंने आपको बताया पहले। एक लाल टैग होता है, एक हरा टैग होता है, एक पीला टैग होता है। अगर लाल टैग लगा है किसी भी स्काफोल्डिंग में, आप उसमें काम करने नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाना है। सिर्फ स्काफोल्डर जा सकता है, इरेक्शन, डिसमेंटलिंग, अल्टरेशन वो लोग जा सकते हैं, आप काम करने नहीं जा सकते। ठीक है, आप कब जाएंगे, जब ग्रीन टैग होगा तब आप जाएंगे, बिना हार्नेस लगाए आप जाके काम कर सकते हैं, एज पर आवर कंपनी रूल। ठीक है, और मान लेते हैं ग्रीन टैग नहीं, येलो टैग है। येलो टैग कब होता है, जब स्काफोल्डिंग पूरी तरह से सेफ और कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर येलो टैग है तो उसमें आपको हार्नेस पहन करके जाना है, ऊपर जाके टाई करना है, डिजिग्नेटेड एंकरेज पॉइंट में एंकर करना है अपने को। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। पीले में हार्नेस लगा के जाना है, हरे में हार्नेस की ज़रूरत नहीं। और जब भी जाएंगे आप स्काफोल्डिंग पे, आप देखेंगे टैग में होना चाहिए डेट, जिस दिन आप जा रहे हैं, जैसे कि आज 5 अगस्त है, 5 अगस्त लिखा होना चाहिए, और स्काफोल्डिंग के सुपरवाइजर का साइन होना चाहिए। ठीक है, और एक शिफ्ट के लिए होगा वो। मान लीजिए आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं आप, और आज 5 तारीख है, आपकी ड्यूटी 6 बजे शुरू हो रही है 7 बजे से, तो आपने देखा हाँ 5 तारीख है, साइन किया हुआ है, नहीं चलेगा वो। दोबारा से वो टाइम भी आके डालेगा कि हाँ 5 तारीख की नाइट से शुरू हो रहा है, ये कुछ रहेगा सिस्टम। ठीक है, समझिए। ये ड्रॉप ऑब्जेक्ट प्रिवेंशन का हमारे पास किट भी है, इसी के अंदर ये सब देख रहे हैं आप, टूल लैनियार्ड, जो भी लैनियार्ड वगैरह है इसी के अंदर रहता है। साइट पे आप एक्सेस कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, जो भी रिंच इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप टाई करके टूल लैनियार्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबका अलग अलग वेट लिमिट होता है, जो मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया था यहाँ पर, वो देखा आपने, उसका था वेट लिमिट 2.5 kg का, मतलब 2.5 kg का कोई भी टूल्स उसमें आप बांध के इस्तेमाल, उससे ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो हर का अलग अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा, उसके पीछे लिखा रहता है। तो आज के लिए इतना ही था।
और आई होप आपको ये ट्रेनिंग काफ़ी पसंद आई होगी, आपका नॉलेज डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ होगा। सेफ्टी रिलेटेड नॉलेज जो है, वर्क एट हाइट के ऊपर ट्रेनिंग थी ये। तो इसी तरह की और भी ट्रेनिंग्स देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, उनका भी नॉलेज बढ़े। और मैं समय समय पे इस चैनल पे इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।